हेलो छात्रों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 12 में जो राजनीति विज्ञान की हमारी दूसरी बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका लेसन है कांग्रेस प्रणाली। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन, है ना। इसके आज हम संपूर्ण लेसन इस वीडियो में कवर करेंगे। छात्रों, कल कक्षा में भी कुछ छात्रों से बात हुई थी, एक सेक्शन में मैं गया था कि मैं 1-2 दिन में इस लेसन को पूरा कर दूंगा, तो आज उसको लेकर हम हाजिर हैं। छात्रों, बात करते हैं, हम शुरू करेंगे राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती से। राजनीतिक उत्तराधिकार चुनौती कहाँ से शुरू होती है? छात्रों, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय हमने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। जो हमारी संविधान सभा ही, उसने ही संसद में कार्य देखा, क्योंकि उस समय चुनाव कराने की एकदम गुंजाइश नहीं थी। अब छात्रों, आपको मालूम होगा कि हमारा पहला चुनाव आयोग 1950 में गठित हो गया और लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब किसी भी वक्त चुनाव हो सकते हैं, परंतु चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी समस्याएं आई। छात्रों, प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम भी पूछ लिया जाता है, सुकुमार सेन है, अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसे भी याद करेंगे। और हमारे जो पहले आम चुनाव है वो 1952 में हो पाए। कब हो पाए? 1952 में, यदि हम आम चुनाव की बात करें। अब आम 1952 में कांग्रेस को कोई समस्या ही नहीं आई, क्योंकि उस समय नेहरू जी करिश्माई नेता थे। हर ज़्यादातर भारत की जनता को पता था कि कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया है। लोगों का ऐसा मानना था कि पहले जो ये दूसरी पार्टियों में नेता गए हैं ये सब कांग्रेस में ही थे, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई समस्या नहीं आई, कांग्रेस की सरकार आसानी से बन गई। अब छात्रों, दूसरा जो आम चुनाव होगा वो 5 साल बाद होगा, 1957 में। 1957 में भी छात्रों कांग्रेस में नेहरू जी थे और कांग्रेस को सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट चुनाव होता है हमारा 1962 में। यह हमारा तीसरा आम चुनाव है। इसमें भी कोई खास परेशानी कांग्रेस को नहीं आई और कांग्रेस ने आराम से सरकार बनाई। ठीक है छात्रों, और यहाँ से अब हमारी इस पाठ की शुरुआत मुख्य रूप से होती है। अब नेक्स्ट जो चुनाव है हमारा 62 के बाद कब बनेगा? 1967 में, है ना। इसको हम ज़्यादातर इसका अध्ययन करेंगे। इसी बीच में यहाँ पर देखें, हमारे साथ 2-3 समस्याएं हुई हैं। हमारे 2-3 प्रधानमंत्री चले गए, जिसलिए हमें राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का सामना करना पड़ा। अब इस पर हम मुख्य बात आज फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे इस बुक में जो टॉपिक है वो है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। प्यारे छात्रों, नेहरू जी बीमार चल रहे थे और लगभग 1 साल से बीमार थे। मई 1964 में, है ना, मई 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। मई 1964 में जब नेहरू जी का निधन हो गया तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आई। लोगों का मानना था कि नेहरू जी के बाद देश का क्या होगा, क्योंकि लोग सोचते थे अगर नेहरू जी नहीं रहेंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, पता नहीं क्या क्या और ऐसा लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सत्ता सेना के हाथों में चली जाएगी, पावर सेना के हाथों में चली जाएगी, या देश बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तरह तरह की भावनाएं थी, हैं, लोगों के मन में ऐसे विचार थे। अब मई में जब डेथ हो गई तो बड़ा भयानक क्वेश्चन सामने आया। अब यहाँ पर देखिए, जब कोई डेथ हो जाती है किसी के यहाँ, एकदम से तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनाया नहीं जाता, क्योंकि सोचने समझने के लिए समय चाहिए। तो हमने कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को बना लिया। गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। अब 12-13 दिन में हमें कुछ सोचने का समय मिला। तो जो यहाँ पर बात करेंगे हम सिंडिकेट की। सिंडिकेट जो है
कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही, है ना, जो पकड़ वाला दल है, या एक, इसे, ये कोई वैसा नाम नहीं है, इसे लोग वैसे ही, है ना, ये कोई ऐतिहासिक नाम नहीं है, कोई संगठन नहीं था, पर इसमें कुछ लोग थे, उस समूह को हम सिंडिकेट के नाम से इंडिकेट करते हैं। सिंडिकेट का मतलब है कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों का समूह जिनकी कांग्रेस के अंदर चलती हो, अर्थात जिनकी बात मानी जाती हो। तो इसमें मैं 2-4 खास नेताओं के नाम बताऊंगा, जैसे के कामराज हैं, के.एस. निजलिंगप्पा हैं, और नीलम संजीवा रेड्डी हैं, बंगाल के आशुतोष घोष हैं, मुंबई के एस.के. पाटिल, है ना। ये सारे नेता थे कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे और इनकी कांग्रेस के अंदर चलती थी। तो अब जिम्मेदारी इन पे आ पड़ी, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अब यहाँ पर 2 उम्मीदवार सामने आए प्रधानमंत्री बनने के लिए। एक नाम आया लाल बहादुर शास्त्री जी का, दूसरा नाम आया मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी की सरकार में शामिल रहे थे, और एक बार रेल मंत्री होते हुए इन्होंने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। काफ़ी ईमानदार छवि के नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, और नेहरू जी अंतिम समय पर इन पर ज़्यादा आश्रित हो गए थे, इनके द्वारा ही, है ना, काम लेते थे, इनसे काम करवाते काफ़ी, जब वो अस्वस्थ चल रहे थे, तो इसलिए भी इनका हक ज़्यादा बन रहा था। एक बात और थी कि जो मोरारजी देसाई हैं वो थोड़ा रिजिड थे, अपनी बात पर अड़ जाते थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी थोड़ा नरमाई से काम लेने वाले नेता थे। तो ये जो सिंडिकेट है या कांग्रेसी अन्य नेता हैं, इनका सभी का रुख लाल बहादुर शास्त्री की तरफ था। परंतु जब 2 उम्मीदवार हों तो एकदम फैसला लेना उचित नहीं होता। अब सिंडिकेट ने सभी कांग्रेसी नेताओं से सलाह मशवरा किया, और मोरारजी देसाई के पक्ष में लोग नहीं थे, अतः मोरारजी देसाई को सिंडिकेट ने समझा दिया गया कि आपके फेवर में लोग नहीं हैं, इसलिए जो सहमति है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ही बन रही है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को 64 में प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद कई समस्याएं आती हैं छात्रों। पहली समस्या ये आई कि 64 में हमारा जो मानसून है वो हमसे मुंह फेर गया, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ने के बाद जब सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो अनाज पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा नहीं हो तो अनाज की कमी हो गई, जिसे अकाल कहते हैं। लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला। तो नेहरू जी ने उस समय एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान, है ना। सीमा पर जितना जवान हमारी रक्षा करता है, खेत में किसान भी उतना ही काम करता है, क्योंकि हमारी भूख को शांत करने का काम किसान करता है। तो नेहरू जी शास्त्री जी ने, है ना, शास्त्री जी ने उस समय खुद भी व्रत रखते थे, है ना, उपवास रखते थे, और दूसरे लोगों को भी उपवास रखने की सलाह दी, और उस समय ऐसी स्थिति में देश को उभारा। और एक समस्या और आ गई छात्रों हमारे पास 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। अब इसका जवाब बड़े ढंग से शास्त्री जी ने दिया है यहाँ पर। तो 1965 में जब हमारे कश्मीर की तरफ से दूसरी तरफ से इन्होंने हमला कर दिया, पंजाब की तरफ से खाली था, तो शास्त्री जी ने कहा कि ये इनका ध्यान उधर है, इसलिए आप पंजाब की तरफ से हमला कर दो। और पंजाब की तरफ से जब हमने आक्रमण किया तो पाकिस्तान को खदेड़ते हुए लाहौर तक हमारी सेनाएं पहुँच गई। अंत में फैसला हुआ, युद्ध विराम हो गया। और युद्ध विराम होने के बाद क्या हुआ कि हम जो उस समय 2 ध्रुव बने हुए थे, सोवियत संघ के साथ हमारा रुझान था, तो सोवियत संघ के द्वारा एक समझौता कराया गया, जो उस समय सोवियत संघ, आजकल तो भूतपूर्व सोवियत संघ का हिस्सा है ताशकंद, अब वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तो वहाँ पर
भारत के प्रधानमंत्री है ना, और उसके सॉरी पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जो थे अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को वहाँ पर समझौते के लिए बुलाया गया। अब ताशकंद में समझौता हुआ कब? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। शाम को बताते हैं शास्त्री जी अपने कमरे में सो गए। रात को इनके हृदय गति रुकने से पता नहीं किस कारण से इनका अचानक देहांत हो गया। जब इनका देहांत हो गया छात्रों, फिर भारत के सामने वही समस्या आ गई जहां हम 64 में खड़े थे, 66 में भी फिर हम वहीं पर आ गए कि राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन? इस बार मोरारजी देसाई जी ने प्रबल दावेदारी ठोकी। तो फिर वो ये एकदम तो फैसला करना मुश्किल होता है, और हमने जो है गुलजारी लाल नंदा जी को फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया। अब बात सिंडिकेट क्या चाहता है कि इंदिरा जी जो हैं एक तो नेहरू जी की बेटी हैं और नेहरू जी के साथ विदेशों में जाती रही हैं, अर्थात इनकी अच्छी जान पहचान भी है। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी थी, और तीसरी बात यह है कि जब लाल बहादुर जी के शासनकाल में ये इनके पास पर्यावरण मंत्रालय भी रहा है, तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और शायद सिंडिकेट की एक मंशा ये भी रही होगी कि ये एक अनुभवहीन प्रधानमंत्री रहेगी, सारी बातों के लिए सलाह मशवरा के लिए हम पर ही आएगी तो हमारी चलेगी। हम प्रधानमंत्री भले ही ना, पर हमारी चलेगी ज़रूर, इसलिए प्रधानमंत्री ठीक रहेगी। वो इस समय से गूंगी गुड़िया की तरह मानते थे कि बोलती कम है, ज़्यादा ठीक रहेगी। और जो मोरारजी देसाई हैं वो थोड़ा अपनी चलाने वाले अड़ियल व्यक्ति हैं, तो उनसे ज़्यादा ये ठीक रहे। परंतु मोरारजी देसाई इस बार आसानी से मानने वाले नहीं थे। अब क्योंकि वो भी अड़ गए, तो कांग्रेस के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का ही बहुमत है लोकसभा में, तो कांग्रेस के अंदर ही एक गुप्त मतदान कराया गया छात्रों, और श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस के कुल वोटों में से 2/3 वोट मिले, अर्थात बहुमत इंदिरा जी के साथ हो गया और मोरारजी देसाई रह गए। तो यहाँ पर हमने 1966 में इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया, और इंदिरा जी 1966 से 77 तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं 3 बार, कुल 4 बार हैं, 80 से 84 तक रही हैं। तो उसकी बाद में करेंगे। अभी बात करते हैं 1966 की। 1966 में अब श्रीमती इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया है, क्योंकि अब समस्याएं क्या हैं? समस्याएं एक तो सूखा पड़ा था, मैंने अभी अकाल का जिक्र करा, भारत में खाद्यान्न की कमी, इससे हम भरपाई नहीं कर पाए थे, ठीक है। और दूसरी बात ये हुई कि हमारा जब भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बाद हमें अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अधिकतर संसाधन, जो हमारा धन है, वो हमें सेना पर खर्च करना पड़ा, सेना की मजबूती के लिए। तो दूसरे कार्यों में धन की कमी पड़ गई। धन की कमी के कारण भारत में बेरोजगारी, महंगाई और है ना कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर कुछ इंदिरा जी का विरोध होने लगा, है ना, ऐसा लगने लगा कि अनुभवहीन प्रधानमंत्री है, ये ठीक नहीं है। और धीरे धीरे यहाँ पर अब इसी बीच में हमारा आ जाता है 1967। 1967 आ जाता है, लगभग 1 साल का समय था, तो इंदिरा जी ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर इंदिरा जी को सिंडिकेट की मर्जी के अनुसार भी काम करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में साबित नहीं हो पाई। अब 1967 में अब 1967 में क्या हुआ, विपक्ष को एक अच्छा मौका मिल गया कि अब कांग्रेस को हराया जा सकता। इन तीनों चुनाव में तो हम ज़्यादा हरा नहीं पाए, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ था और कांग्रेस के पास अच्छा खासा बहुमत मिलता था। 1967 में
जो गैर कांग्रेसी नेता थे, जिसमें राम मनोहर लोहिया प्रमुख है, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। ये चौथे आम चुनाव से पहले की बात है ना। जब हम चौथे आम चुनाव की बात करेंगे अभी 1967 में, तो उस समय उससे पहले इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया कि बिना कांग्रेस के भी देश को चलाया जा सकता है। कैसे? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास 44, 45, 46% वोट होता है, इससे ज़्यादा वोट तो इसके खिलाफ ही होता है, परंतु ये जो वोट है कांग्रेस के खिलाफ वाला, ये बिखरा हुआ है। यदि हम सारे इस वोट बैंक को एकजुट कर लें तो कांग्रेस को हराना नामुमकिन नहीं है, आसान है। तो इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। अब चुनाव हुए, जब 1967 के चुनाव हुए तो 1967 के चुनाव में परिणाम कांग्रेस के इच्छित नहीं आए। कांग्रेस का वोट बैंक घटा और कांग्रेस को मिलने वाली जो सीटें थी वो भी घट गई। इंदिरा जी की सरकार में जो केंद्रीय मंत्री थे, है ना, कैसे जैसे के कामराज जैसे, है ना, महान धनुधर जो अपने आप को मानते थे, वो भी चुनाव हार गए। कांग्रेस जैसे तैसे केंद्र में तो अपनी इज्जत बचाने में सफल हो गई, अर्थात केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई। परंतु क्या हुआ, जो इसका जनादेश है, इसमें कांग्रेस केंद्र में तो सरकार बनाने में सफल हो गई, परंतु राज्यों में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हुई, क्योंकि राज्यों में भी जो विपक्षी पार्टी थी उन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन के बाद जो विधानसभाओं के परिणाम आए उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई पूरी तरह से। 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और 2 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस की पार्टी के जो विधायक थे वो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये 2 राज्यों में और सरकार नहीं बना सकी, टोटल हो गए 9 राज्य। तो 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में अपनी सरकार नहीं बना सकी, तो कांग्रेस को ये ज़्यादा हानि हुई। और ऐसा कहा जाता है कि यदि दिल्ली से आप हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ तो एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जो कांग्रेस शासित हो, है ना। कांग्रेस की इतनी बुरी दुर्गति हुई। तो ये हमने जाना चुनाव का जनादेश और चुनाव का परिणाम या विधानसभाओं के परिणाम। अब बात करते हैं हम ये गठबंधन क्या होता है। गठबंधन क्या है छात्रों? 2 या 2 से अधिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कहें या राजनीतिक लाभों के लिए कहें, मिलकर, है ना, चुनाव लड़ें या मिलकर सरकार बनाएं तो वो कहलाता है गठबंधन। समझ गए? 2 या 2 से अधिक दल या पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें या चुनाव के बाद मिलकर सरकार बनाएं तो वो कहलाता है गठबंधन। यहाँ पर एक शब्द और हमने इस्तेमाल किया, दल बदल। दल बदल क्या है छात्रों? दल बदल ये है जब कोई उम्मीदवार किसी एक पार्टी के संबल या चुनाव निशान पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव जीतने के बाद, है ना, वो उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो दल बदल कहलाता है। दल बदल की जो शुरुआत है वो मुख्य रूप से 1967 के चुनाव में दिखाई देती है। कैसे? यहाँ के हरियाणा के एक विधायक थे गयालाल, वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, दूसरी पार्टी में चले गए, कुछ दिन बाद दूसरी पार्टी से फिर कांग्रेस में आए, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, फिर कांग्रेस में आए, अर्थात एक पखवाड़े में उन्होंने 4-5 बार पार्टी बदल दी। तभी जब लास्ट में कांग्रेस में आए तो राव वीरेंद्र जी ने उनको मंच पर उनके साथ संबोधित करते हुए कहा कि ये गया राम था अब आया राम है ना। फिर से कांग्रेस में आ गए। तो उसी समय से एक जुमला, है ना, यह एक नारा कि ये जुमला
है ना सामने आया, जिसका नाम है आया राम गया राम। तो आया राम गया राम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। ये दयालाल जो है गयालाल थे हरियाणा के विधायक, उनके द्वारा। सिंडिकेट हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, तो सिंडिकेट की बात हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इस पर सिंडिकेट में तो वही है, कांग्रेस के अंदर जो वर्चस्वशाली है ना, जिनका वर्चस्व आया, जिनकी चलती थी, उन नेताओं के समूह को या ग्रुप को क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। जिसमें के कामराज है, है ना, एस निजलिंगप्पा है, और नीलम संजीवा रेड्डी हैं, बंगाल के अतुल्य घोष है, मुंबई के एस के पाटिल हैं, अन्य कई नेता थे। इसके साथ साथ छात्रों एक नाम कभी कभी और भी आ जाता है, हम करते उसे भी बता देते हैं। इंडिकेट, सिंडिकेट बनाम इंडिकेट। अब ये इंडिकेट क्या है ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अभी मस्तिष्क में आ गया तो ये भी बता देते हैं। इंडिकेट है कांग्रेस के अंदर ऐसे नेताओं का समूह जिन पर सिर्फ इंदिरा का विश्वास हो, या इंदिरा के चहेते, या इंदिरा जी के नज़दीकी नेता, या इंदिरा जी जिन पर विश्वास करती थी, ऐसे नेताओं के समूह को इंडिकेट कहा जाता है। ये नाम ज़्यादा फेमस नहीं, कभी कभी आ जाता सिंडिकेट बनाम इंडिकेट, है ना, या सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी, ठीक है। शायद मैंने सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी लिखा है कहीं, तो नहीं तो हाँ ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस पर अभी आते हैं। अब ये इंडिकेट समझ में आ गए, इंडिकेट कहें या इंदिरा गांधी, है ना। अब इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ छात्रों, इंदिरा गांधी ने सोचा कि हम 1967 के चुनाव में हमारी कांग्रेस की छवि कुछ धूमिल हुई है, तो इस धूमिल छवि से हमें उभरना है, इससे हमें आगे आना है। तो धीरे धीरे उसने कांग्रेस के अंदर अपनी जो जमीनी है ना मजबूती, अपनी मजबूती बनानी शुरू की। अब ये सिंडिकेट के नेताओं को तो ये बात अखरने लगी, वो तो चाहते थे हमारी चले, जो सोच के उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था उसके अलग जा रही। इंदिरा जी ने क्या किया, अपने कुछ विश्वसनीय लोगों का एक समूह बना लिया और उनको विश्वास में लेकर काम करने लगी। तो ये कांग्रेस के जो नेता थे, और सबसे ज़्यादा इसमें कहें नीलम संजीवा रेड्डी, है ना, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अर्थात अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी जी के इंदिरा गांधी जी की थोड़ी राजनीतिक द्वंद्वता यहाँ पर नज़र आती है। छात्रों इसी बीच में आ जाता है 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव। क्या हुआ 1969 में छात्रों, हमारे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई अचानक। हमारे भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी की डेथ हो जाती है। तो उस समय उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे वीवी गिरी। अब जब राष्ट्रपति का अचानक पद खाली हो जाए छात्रों, तो वो पदभार, जो राष्ट्रपति का पदभार है, उपराष्ट्रपति को सौंप दिया जाता है। उपराष्ट्रपति दोनों काम करेगा, और राष्ट्रपति के पद पर जितने दिन रहता है उसे राष्ट्रपति की सैलरी भी मिलती है। अपने पद पर वापस आ जाता था, फिर उपराष्ट्रपति की सैलरी मिलती है। इस बात को भी ध्यान दे लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब वीवी गिरी राष्ट्रपति का कार्यभार भी देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी, मगर इस समय जो है ना राज्यसभा का पद अधिकारी सभापति नहीं रहता, ठीक है, जब वो राष्ट्रपति का काम देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन जहन में रख लेना। अब वीवी गिरी राष्ट्रपति का भी कार्य देख रहे हैं, परंतु एक नियम और भी है हमारे यहाँ कि जब कोई पद खाली होता तो 6 महीने के अंदर अंदर हमें उसे भरना होता, चुनाव कराने होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस के जो सिंडिकेट है, जिन नेताओं की चलती है, उन्होंने क्या किया, नीलम संजीव रेड्डी का एन संजीव रेड्डी का नाम प्रपोजल रखा, एन संजीव। और शायद ये सोच कर रखा होगा कि इंदिरा जी थोड़ा सा आप अपनी मनमानी चलाने लगे, इनको कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए ये ठीक रहेगा कि इसको यहाँ से थोड़ा सा इस पर पकड़ बनाई जा सकेगी और ये ठीक रहेगा। अब जब नीलम संजीवा रेड्डी का कांग्रेस में प्रस्ताव रखा गया तो इंदिरा जी ने असहमति
असहमति दर्शा दी। मगर सिंडिकेट ने इंदिरा जी की असहमति पर कोई ध्यान ना देते हुए इन्हीं का नाम पक्का कर दिया। अगर सिंडिकेट चाहती तो यहाँ पर किसी दूसरे का नाम प्रपोजल में रखा जा सकता था। अब इंदिरा जी व्याकुल हुई। इंदिरा जी ने यहाँ पर क्या करा, वी गिरी, वी गिरी से भी क्या किया, राष्ट्रपति के लिए नामांकन करा दिया, राष्ट्रपति का पर्चा भरवा दिया। अब ये बात भाई छुपी थोड़ी रह सकती है, तो सिंडिकेट को पता लगी। अब सिंडिकेट ने क्या किया, नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में विहिप नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में क्या किया, विहिप जारी कर दिया। विहिप जारी का मतलब यह है कि कांग्रेस के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। यहाँ पर इंदिरा जी ने क्या किया, अपने सभी सांसदों और विधायकों को कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज, आप सभी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करें, अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, या अंतरात्मा को यह कहें कि जो आपका मन करता है उस व्यक्ति को वोट दें, अर्थात विहिप पे ना जाएं। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो कांग्रेस, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है, लोकसभा के सदस्यों का लगाव किससे है, इंदिरा गांधी से है, तो उन्होंने इंदिरा गांधी की बात पर ध्यान देते हुए या अपने अंतरात्मा के ये इंदिरा गांधी की बात पर ध्यान देते हुए और जितने भी विधायक थे उन्होंने भी क्या किया, वी गिरी के पक्ष में वोट दिया। अब छात्रों, वी गिरी के पक्ष में वोट दिया तो वी गिरी चुनाव जीत गए और नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए। अब यहाँ पर देखिए सिंडिकेट की एक बहुत बुरी तरह हार हुई, इंदिरा जी की जीत हुई। अभी इंदिरा जी और क्या है, ये इंदिरा जी और सिंडिकेट एक ही कांग्रेस में हैं। ठीक है, तो अब कांग्रेस जब इनको अपनी हार महसूस हुई तो इन्होंने क्या किया, अब भाई इंदिरा तो अपनी चलाने लगी है, अब इन्होंने इंदिरा जी को और उनके सहयोगी कुछ नेताओं को क्या करेंगे, अब अध्यक्ष के पास कौन सा रास्ता होता है, पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो इंदिरा जी को यहाँ पर इन्होंने 1969 में कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब क्या होता है, यहाँ अब आते हैं हम कांग्रेस विभाजन पर। कांग्रेस विभाजन कैसे, जब पार्टी से बाहर कर दिया इंदिरा जी को, तो ये कहते हैं कि हम असली कांग्रेस हैं, इंदिरा कहती है हम असली कांग्रेस हैं। बड़ी समस्या है। इंदिरा जी प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी हैं, क्योंकि जो उनके कहने से वोट दे रहे हैं उनके साथ ही हैं। अब वो कहते हैं कि हम असली कांग्रेस हैं और अध्यक्ष के साथ जो कुछ लोगों का संगठन है वो कहते हैं हम असली कांग्रेस। तो छात्रों, यहाँ से हुआ कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। यहाँ पर लिख देते हैं हम, चलो यहाँ पर लिख देते हैं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस इन दो हिस्सों में बट गई। कांग्रेस ओ का मतलब है ना, ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात मूल कांग्रेस, है ना, और इसे कहते हैं मूल कांग्रेस। और ये कौन सी कांग्रेस होगी, रिक्वेजिनिस्ट, इसको आर का नाम दिया गया, या इसे कह सकते हैं हम नई कांग्रेस। इस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। ये छात्रों कांग्रेस का विभाजन है। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने कुछ जो साउथ के लोग पॉलिसी चला रहे थे गरीबों के बारे में, गरीबों के हित में, जैसे है ना, और
ये CPI वगैरह अन्य संगठन थे, उनकी नीतियों को अपनी पार्टी में शामिल किया, है ना, गरीबों के उद्धार के लिए। और एक बात की प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, है ना, कई चीज़ें इन्होंने अपनाई। अब ये प्रिवी पर्स क्या है, इसको भी छात्रों, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, बात वहीं जाती है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे यहाँ 565 रियासतें थीं और सभी रियासतें आसानी से भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। तो छात्रों, उनको राजी करने के लिए कुछ संपत्ति रखने का अधिकार दिया था, कुछ इनको आर्थिक सहायता या पेंशन देने का वायदा किया गया था। और ये बात थी, जितना उनका राज्य बड़ा है या जितनी उनके राज्य से आमदनी होती है उसके अनुसार इसका आकलन किया जाएगा। तो जो उनको आर्थिक सहायता मिल रही थी, ये प्रिवी पर्स था। अब प्रिवी पर्स, यहाँ पर प्रिवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, और यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिवी पर्स का जो समाप्ति की बात थी, मोरारजी देसाई इसका विरोध करने वाले में सबसे प्रमुख थे। और मोरारजी देसाई यहाँ पर इसके विभाजन से पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उन्होंने क्या किया था, त्याग पत्र भी दे दिया था। तो ये जो बात आई, और इन सब बातों से क्या है, इसमें कांग्रेस को बढ़त मिली। अब कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई। अब इसी दौरान हम ये 1969 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कांग्रेस का जब विभाजन हो गया तो जो सिंडिकेट के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि वो तो इंदिरा गांधी का धूल चटाना चाहते हैं। मगर इंदिरा गांधी ने जो अन्य पार्टियां थी साउथ की, उनके समर्थन से अपनी सरकार बचा ली। तो लोकसभा में सिंडिकेट के समर्थन के बावजूद भी इंदिरा जी की सरकार बरकरार रही। अब छात्रों, यहाँ पर अगर हम देखें तो जब किसी के समर्थन पर सरकार होती है, वो मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार होती है। ऐसी स्थिति इंदिरा जी के सामने आई, ठीक है। अब इंदिरा जी इससे पार पाना चाहती थी। छात्रों, नेक्स्ट चुनाव हमारे कहाँ होने चाहिए 5 साल बाद? 1972 में होने चाहिए ना। अब छात्रों, 1972 से पहले ही इंदिरा जी, देखिए इंदिरा जी के कुछ 20 सूत्री कार्यक्रम, कुछ अन्य कार्यक्रम आ रहे थे, है ना, गरीबों के हित में या भूमिहीनों को भूमि आवंटित करने के, और कई सारे प्रोग्राम, लाभकारी योजनाएं इंदिरा जी की आ रही थी और लोग काफ़ी खुश थे, है ना, लाभान्वित हो रहे थे। तो इंदिरा जी ने सोचा अच्छा मौका है, और क्या किया, 1972 के बजाय 1971 में ही, अब राष्ट्रपति कौन है आप समझ रहे हैं, वीवी गिरी राष्ट्रपति हैं। इंदिरा जी के बिल्कुल फेवर के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इंदिरा जी की बदौलत ही वो राष्ट्रपति बने हैं। तो उनसे सलाबरा मशवरा करके इन्होंने 1971 में लोकसभा को भंग करा दिया। जब लोकसभा को भंग करा दिया गया तो चुनाव होते हैं। अब ये आता है, ये देखिए 1 साल समय से पहले ही होते हैं चुनाव। आता है हमारा 1971 का चुनाव। 1971 का जो चुनाव आया तो इसमें कांग्रेस जो इंदिरा को अपनी पार्टी से भी लड़ना पड़ रहा, क्योंकि उसके जो साथ रहे हुए नेता हैं सिंडिकेट के नेता, या यूँ कहें कांग्रेस ओ के नेताओं से भी लड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी हैं, हमने बात कही थी, जो एक संगठन बना था, राम मनोहर लोहिया जी ने जो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, उन लोगों का भी संगठन बना है। इन्हें अच्छा मौका मिल गया, अभी कांग्रेस टूट रही है, अब इस चुनाव में हम कांग्रेस को बुरी तरह से पराजित कर सकते हैं। तो ये सारे एकजुट हो गए, इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया, या जिसको महाजोट कहते हैं वो बनाया। और जहाँ भी जाते ये कहते देश बचाओ इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इस तरह के नारे लगाते। और इनके पास कोई और ज़्यादा प्रोग्राम नहीं थे। और कांग्रेस वो भी कहती इंदिरा हटाओ देश बचाओ, वो भी इसी चक्कर में कांग्रेस को, इंदिरा जी को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा जहाँ भी जाती लोगों में, वो कहते देखो बहनों भाइयों, ये लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ,
भाषा शैली इंदिरा जी की बड़ी अच्छी थी। हम कहते हैं गरीबी हटाओ, अब आप ही बताइए, आप इंदिरा हटाएंगे या गरीबी हटाएंगे? भारत की जनता भोली भाली, भारत की जनता ने सोचा कि इंदिरा जी अब गरीबी हटा देंगी बहुत जल्दी, और वो कहने लगे इंदिरा नहीं हटाओ, गरीबी हटाओ। और इन्होंने 1971 के चुनाव में, 1971 के चुनाव में बढ़ चढ़ कर इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ओ को वोट दिया, है ना, कांग्रेस ओ को वोट, सॉरी कांग्रेस आर, सॉरी यहाँ पर, है ना, जो इंदिरा जी की नई कांग्रेस है ना, जिसको हम रिक्वेजनिस्ट कांग्रेस कहेंगे, कांग्रेस आर कहेंगे, जो नई कांग्रेस है, या इंदिरा कांग्रेस कहेंगे, बाद में इसका नाम कांग्रेस आई हो गया था, है ना, तो इसको वोट दिया। छात्रों, पहले चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट नंबर पर कांग्रेस और होगी, दूसरे नंबर पर ग्रैंड अलायंस होगा, और तीसरे नंबर पर इंदिरा जी रह जाएंगी। मगर चुनाव के जो परिणाम आए वो खूब चौंकाने वाले थे। कांग्रेस ओ, जो अपने आप को कांग्रेस की, है ना, पूरी अपने आप को ये कह रहे थे कि कांग्रेस हमारी है, हम असली कांग्रेस हैं, वो 16 सीटों पर सिमट कर रह गए। और ग्रैंड अलायंस, जो अपने आप को दूसरे नंबर पर मान रहा था, वो 40 सीट भी प्राप्त नहीं कर सका, 40 से भी कम सीटों पर रह गई। और कांग्रेस आर, है ना, जिसको बिल्कुल, है ना, कुछ समझा ही नहीं जा रहा था, है ना, कांग्रेस आर ने 1971 के चुनाव में छात्रों 48.4% मत प्राप्त किए। कितने छात्रों? 48.4% मत प्राप्त किए। और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने 375 सीटें जीती। और अकेली कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस आर की बात करें, सॉरी, कांग्रेस आर ने 352 सीटें। इतनी बड़ी जीत, इतनी बड़ी, इतनी सारी सीटें तो कांग्रेस को पहले भी नहीं आई थी, है ना। तो इसे देखें तो हम 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस कर लिया। इसे ही कहते हैं, कांग्रेस को चुनौतियां तो आई मगर कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो गई। छात्रों, क्लियर हो गया होगा कांग्रेस की पुनर्स्थापना किस प्रकार हुई। कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस कर ली, अर्थात इतनी, है ना। अब क्या कहते हैं, अब मुकाबला किन किन का था? मुकाबला तो कांग्रेस आर का, कांग्रेस ओ का और ग्रैंड अलायंस का था। परिणाम के बाद पूरी जनता को, भारत की जनता को लगने लगा कि असली कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस है ना, यही कांग्रेस आई। इस प्रकार से, है ना, परिणाम बहुत चौंकाने वाले हुए और इंदिरा वाली कांग्रेस ही, है ना, चलन में आई। और एक बात और हो गई, 1971 के चुनाव के बाद जो सिंडिकेट था ये अस्तित्वहीन हो गया, है ना, इसकी बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं, है ना, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, परंतु कांग्रेस की प्रकृति को बदलकर। इंदिरा जी ने कांग्रेस को पुनः शिखर पर तो प्रतिष्ठापित कर दिया, परंतु अब कांग्रेस की जो मूल प्रकृति है पहले जैसी नहीं रही। पहले कांग्रेस में विरोधियों को भी स्थान था, है ना, सबका सलाह मशवरा होती थी, ऐसा नहीं कोई पार्टी से बाहर चले जाता। अब वो कांग्रेस नहीं रही। अब कांग्रेस में जो इंदिरा जी की हाँ में हाँ कहे वो कांग्रेस में, नहीं तो आउट, ऐसी कांग्रेस होगी। तो इसे कहते हैं कांग्रेस की पुनर्स्थापना तो इंदिरा गांधी जी ने की, परंतु कांग्रेस की प्रकृति बदलकर। अब कांग्रेस की प्रकृति वो नहीं रही जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक चली आ रही थी। नेहरू जी के अपने समय में जो ना विरोधियों को भी स्थान देते थे। जैसे नेहरू जी ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, बीजेपी जो जनसंघ होती थी उसके संस्थापक है, उनको भी अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, है ना, आप भी सरकार में शामिल। अब वैसी वाली कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस, है ना, यस मैन वाली पार्टी है ना, यस मैडम वाली पार्टी हो गई। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम कहेंगे प्रकृति बदल कर हो। अब बात करते हैं 1971 में। 1971 में क्या हुआ, देखिए 70 में वहाँ पर चुनाव हुए थे, आम चुनाव
पूर्वी पाकिस्तान में, है ना। हालांकि लंबी कहानी न बताते हुए मैं इसमें इतना ही बताऊंगा कि वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था, वहाँ की जनता ने विरोध किया, तो पाकिस्तान की जो सेना थी वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कुचलने का प्रयास कर रही थी। लोग भागकर भारत में शरण लेने आ गए और भारत के पास भी ज़्यादा संसाधन नहीं थे। मैंने अभी अकालों का और भारत की स्थिति का वर्णन किया है। तो अब भारत की प्रधानमंत्री ने वहाँ के जब लोगों के साथ ज़्यादा अत्याचार हुए, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना उनको दमन कर रही थी, तो उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी और हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत ने उनकी मांग का समर्थन कर दिया। अब पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत तो, है ना, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, उसके आंतरिक मामलों में टांग अड़ा रहा। उसने 1971 में क्या किया, 1971 में भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण से पहले की एक पृष्ठभूमि बताता हूं कि मैंने अभी पिछले लेसन में क्लियर किया था कि वहाँ के रक्षा मंत्री आए थे अमेरिका के, वो पाकिस्तान होते हुए श्रीलंका, वो चाइना गए और इंदिरा जी को ऐसा लगने लगा कि इन तीनों देशों की तिगड़ी बन रही है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, तो हमें शक्ति संतुलन बनाने के लिए हमें भी संबंध स्थापित करने होंगे। और वो रूस गई, सोवियत संघ गई और रूस से 20 वर्षीय समझौता करके आई कि यदि हम पर हमला होता है तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, और रूस से हमें आश्वासन मिला। अब जैसे ही छात्रों 3 दिसंबर 1971 को भारत पर हमला होता है। अब हमले का जवाब तो देना ही है। अब पाकिस्तान की सेना यहाँ पर बुरी फंस रही है। पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से भी लड़ रही है और पाकिस्तान के नागरिकों से भी लड़ रही है। जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं वो भी तो विरोध कर रहे हैं। तो दो मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना को लड़ना पड़ रहा। पाकिस्तान की सेना घबरा गई और ढाका में पाकिस्तान की जो सेना को भारत ने तीनों तरफ से घेर लिया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिक हैं, वो जब चारों तरफ से घिर जाते हैं तो उनसे एक बात कही जाती है भारतीय सैनिकों द्वारा कि यदि आप अपनी बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो। छात्रों, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के 3,000 सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इस बात से तो इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि और फैल गई। अब यहाँ पर भारत ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म होगा। अब इंदिरा जी की प्रसिद्धि देश विदेशों में बहुत ज़्यादा फैल गई। तो छात्रों, आज इस लेसन में हमारा मुख्य पढ़ाने का जो था वो 1964 से लेकर 1971 तक का ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।